टीवी हंटर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सॉरी। बरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र के रजिस्ट्री ऑफिस के सामने स्थित राइफल क्लब में एक नेशनल शूटर नेहा ने अपनी ही प्रैक्टिस की मांग को लेकर धरना ही दे दिया। वह पिछले 3 दिन से सुनसान इलाके में अकेली बैठी हुई है और सर्द रातों में भी वहां अपनी आवाज बुलंद करती नजर आ रही है। नेहा ने दावा किया कि अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण उन्हें प्रैक्टिस करने से रोका जा रहा है। उन्हें लगातार धरने पर बैठने को मजबूर किया जा रहा है। 4 बार नेशनल स्तर पर प्रतियोगिता खेल चुकी नेहा ने कहा है कि पिछले 2 रातों से वह अकेले इस क्लब में बैठकर के धरने पर हैं, क्योंकि उन्हें उनके खेल की तैयारी के लिए प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। नेहा ने डीएम से भी अपनी शिकायत की थी, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उनकी कोई नहीं सुनी। उन्होंने कहा, मुझे मेरी प्रैक्टिस की पूरी सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन अधिकारियों को उनकी अनदेखी के कारण मुझे यह कदम उठाना पड़ा है। अब सवाल यही उठता है कि एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को अपनी प्रैक्टिस के अधिकार के लिए धरना क्यों देना पड़ रहा है? क्या प्रशासन और अधिकारी इस स्थिति का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, या फिर नेहा को अपनी आवाज उठाने के लिए और भी लंबा संघर्ष करना पड़ेगा? सर, सीधी सिंपल सी मांग है, प्रैक्टिस चाहिए मुझे। जैसे सबको मिल रही है वैसे प्रैक्टिस चाहिए मुझे। अगर ये रेंज हैंडओवर नहीं हुई है तो फिर बाकी सब भी कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? और अगर बाकी सब कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? पहली मांग। और दूसरी मांग, बड़े बाबूजी को मेरे से क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वो मुझे लिखित में दें। और यदि उनको कोई दिक्कत परेशानी मेरे से पर्सनली नहीं है तो मुझे इतना परेशान करने के लिए वो मुझे माफीनामा दें। और सहारनपुर के कोतवाली बेहड़ इलाके के वर्धा खनन जोन में अवैध खनन की शिकायतों पर कार्रवाई करने पहुंचे खनन अधिकारी पर बीती रात खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। इस हमले में अधिकारी ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। जब मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची तो माफियाओं के गुर्गे ही भाग गए। खनन अधिकारी की तहरीर पर बेहड़ पुलिस ने 9 नामजद सहित 30 से 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी देहात सागर जैन ने जानकारी देते हुए कहा है कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें काम कर रही हैं। एसपी देहात ने यह भी कहा है कि हमलावरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। यह सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में गंभीर कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी सागर जैन ने कहा है कि यह हमलावरों द्वारा सरकारी कार्य में रुकावट डालने की बड़ी कोशिश की गई थी। हम उनको सभी को जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। और इस घटना ने इलाके में खनन माफियाओं की गतिविधियों को लेकर अब चिंता और भी बढ़ा दी है और यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार खनन माफियाओं की गतिविधियों पर कब तक अंकुश लग पाएगा। यह स्पष्ट हो गया है कि पुलिस किसी भी अधिकारियों के साथ में मिलकर के अपराधियों को नहीं बख्शेगी। क्षेत्र अंतर्गत बर्था कोर्सी माइनिंग जोन में जब डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर एवं उनकी टीम द्वारा गाड़ी रोककर उनके खनिज परिपत्र चेक किए जा रहे थे, तभी जब उन्होंने एक गाड़ी को रोका गया तब वहां से उसका ड्राइवर गाड़ी से निकलकर भागने का प्रयास किया। उसके उपरांत वह गिर गया, जिसके उपरांत उसके पैर में चोट आ गई। और हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है और अब प्रदेश भर में शराबियों पर एक नया टैक्स लगाया जाएगा। पीके सेस यानी कि प्राकृतिक खेती सेस। जी हां, आपने सही सुना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रामपुर दंतनगर में इसको लेकर एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है और उनका कहना है कि इस कदम से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी और प्रदेश की वित्तीय जो स्थिति है उसमें भी खासा सुधार होगा। लेकिन इससे पहले सरकार ने मिल्क सेस भी लगाया था, जिससे पिछले 1 साल में 120 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी और अब सरकार ने एक और तगड़ा सेस लगाने का इरादा बना लिया है। क्या है पीके सेस? यह टैक्स खासतौर पर शराब पर लागू होता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह कदम 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा। प्रदेश में वित्तीय संकट के चलते सरकार इस तरह के नए टैक्सों को लागू कर रही है ताकि प्रदेश को आर्थिक मजबूती मिल सके, लेकिन इस पर विपक्ष लगातार टैक्स पर टैक्स के आरोप लगा रहा है। वह कहते हैं कि सुक्खू सरकार जनता की जेब में और खोट डालने के लिए लगी है, लेकिन सुक्खू सरकार का कहना है कि यह कदम प्रदेश के विकास और आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा देने की जरूरत है। आखिरकार क्या यह कदम प्रदेश की तकदीर बदलने वाला होगा? क्या पीके सेस से हिमाचल की वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा या फिर विपक्ष के आरोप सही साबित होंगे? वक्त ही बताएगा। फिलहाल सरकार का दावा है यह कदम हिमाचल को स्वावलंबी बनाएगा। हनी ट्रैप का किलर खेल। रुद्रपुर में एक शानदार और भयानक हनी ट्रैप मामला भी सामने आया है, जिसे पुलिस ने तेजी से सुलझा भी लिया। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने महिला सहित उसके ही 3 साथियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक रिटायर्ड शिक्षक को फंसाकर न सिर्फ उसकी वीडियो क्लिपिंग बनाई बल्कि 3,65,000 रुपए भी लूट लिए।
क्या हुआ था काशीपुर के सतनाम सिंह को, जो कि रिटायर्ड शिक्षक हैं। किसी काम में रुद्रपुर आए थे। उन्होंने एक महिला को फोन किया और फिर उसे चाय पिलाने के बहाने अपने घर बुलाया। महिला ने मौके का फायदा उठाते हुए चाकू की नोक पर उनके कपड़े उतरवाए और उनकी वीडियो क्लिप बनाई। इससे भी बड़ा एक ट्विस्ट यह आया कि महिला के 3 साथी भी वहां पहुंचे। एक ने खुद को हाईकोर्ट का वकील, दूसरा ग्राम प्रधान और तीसरे ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का टीम बताया गया। फिर शुरू हुई मारपीट और धुन की लूट। वहीं फिर क्या था? सतनाम सिंह ने पुलिस को तहरीर दी और पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने मामले का खुलासा किया और बताया है कि पुलिस ने गौरी वर्मा और अजय गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। अब फरार आरोपियों की तलाश जारी है। क्या यह हनी ट्रैप का खेल खत्म होगा या इसके और राज सामने आएंगे, यह देखना होगा। लेकिन पुलिस की कार्रवाई ने आत्मविश्वास को बढ़ा दिया है और यह मामले का खुलासा काफी रोमांचक रहा। काशीपुर के रहने वाले सतनाम सिंह मेरे कार्यालय में उपस्थित हुए और उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने उनके साथ मिलकर हनी ट्रैप का केस किया और उनसे 3,65,000 रुपए एटीएम से जबरदस्ती निकलवा के अपने अकाउंट में डलवाया। डुमरियागंज थाना इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन वजह शर्मनाक है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो इतना तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें थाने के एक कर्मी को वर्दी में खुलेआम रिश्वत लेते हुए देखा जा सकता है। यह वीडियो भ्रष्टाचार की उस गहरी सच्चाई को भी उजागर करता है जो कानून की रक्षा करने वालों को ही सवाल के कटघरे में खड़ा कर रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए रिश्वत ले रहा है। ये वही वर्दी है जो ईमानदारी और न्याय का प्रतीक मानी जाती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, वहीं डुमरियागंज के साहब सरकार की छवि पर दाग लगा रहे हैं। जनता अब सवाल पूछ रही है कि क्या विभाग इस मामले को लीपापोती कर दबा देगा या फिर इस भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी पर सख्त कार्रवाई भी होगी। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि योगी सरकार जो भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाने के लिए जानी जाती है, इस पर मामले पर पूरा क्या कदम उठाती है। डुमरियागंज के इस खुलासे से जनता को झटका लगा है, लेकिन उम्मीद है कि न्याय की गूंज जल्द ही सुनाई देगी। और सीतामऊ तहसील के ग्राम दलावदा में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे जिले भर को हैरत में ही डाल दिया। परिवार की नाराजगी का आलम यह रहा कि अपनी ही जीवित बेटी के लिए यहां कौरनी कार्यक्रम आयोजित कर दिया और यह सब उस बेटी के प्रेम विवाह करने के कारण हुआ जिसने परिजनों को मर्जी के खिलाफ जाकर अपना जीवन साथी चुना था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि कार्यक्रम किसी सामान्य शोक सभा से जैसा ही था। परिजनों ने बाकायदा बेटी के लिए शोक पत्रिका छपवाई और सम्मानजनों और रिश्तेदारों को आमंत्रित भी किया। यही नहीं, युवती से जुड़ी हुई सभी यादगार चीजों को इकट्ठा कर आग के हवाले भी कर दिया, मानो बेटी के साथ उनकी हर याद भी मिट गई हो। परिवार के लोग कहते हैं कि बेटी ने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी, इसलिए उन्होंने उसे मृत मान लिया है। लड़की के भाई विनोद का कहना है उसने जो किया उससे हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। वहीं लड़की के मामा ने इस परिवार के मान सम्मान के खिलाफ भी बताया। घटना को लेकर समाज में बहस छिड़ गई है। एक और कुछ लोग इसे परंपरा के नाम पर परिवार के संकीर्ण मानसिकता कह रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ इसे परिजनों का आक्रोश समझ रहे हैं। क्या बेटी की जिंदगी के फैसले का हक उसे नहीं? दलावदा की इस घटना ने समाज में कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। और हरदोई में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत में उपहारों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला सामने है, जिसे अब जांच के घेरे में ले लिया गया है। दरअसल सामूहिक विवाह योजना के तहत में नव विवाहित जोड़ों को जो उपहार मिलते हैं उसमें ही खेल कर दिया गया। उपहार की आपूर्ति का टेंडर एक फर्म को दिया गया था, लेकिन इस फर्म ने सरकारी उपहारों में काफी हेराफेरी कर दी। साड़ी की लंबाई घटाई गई, डिनर सेट का वजन कम किया गया और इस खेल का खुलासा सत्यापन के दौरान शुरू हुआ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत नव विवाहितों को कपड़े, चांदी की बिछिया, पायल, डिनर सेट, कंबल, दीवार, घड़ी आदि उपहार दिए जाते हैं। 20 दिन पहले ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी, जिसमें गायत्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को आपूर्ति का टेंडर मिला। आपूर्ति 13 नवंबर को की गई, जबकि इसका सत्यापन 11 नवंबर को होना था। जब सत्यापन हुआ तो चौंकाने वाली सच्चाई भी सामने आ गई। 5.5 मीटर लंबी साड़ी का सैंपल दिखाया गया था, लेकिन वितरण में केवल 4.5 मीटर की साड़ी ही दी गई। वही स्थिति डिनर सेट की थी, जो 9 किलो का डिनर सेट होना चाहिए था, लेकिन वह केवल 5.5 किलो का निकला। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आपूर्ति किए गए सामान को वापस करा लिया है और फर्म के खिलाफ में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवा दिया। उन्होंने बताया कि अब सभी नवविवाहितों को 10 दिनों के अंदर ही उनके उपहार मिल जाएंगे और किसी को परेशान होने की जरूरत भी नहीं। सभी नवविवाहितों को जल्द उपहार दिए जाएंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इस घोटाले ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि जब तक जांच न हो तब तक कोई भी खेल पकड़ा नहीं जा सकता। इस जांच ने सिस्टम में सुधार की जरूरत को भी उजागर किया है। दीपमाला अस्पताल का विवाद अब बड़े ही स्तर पर पहुंच चुका है। मरीज से अभद्रता और आयुष्मान कार्ड की योजना को लेकर डॉक्टर की आपत्तिजनक टिप्पणी ने अस्पताल को काफी मुश्किलों में डाल दिया।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस पूरे मामले को गंभीरता से दिखाते हुए अस्पताल के आयुष्मान संबंधता को अब खत्म करने की सिफारिश भी कर दी है। डिप्टी सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है, वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर सीएमओ को जांच के आदेश दिए गए थे। प्रारंभिक रिपोर्ट में अस्पताल संचालक दोषी पाए गए हैं और जल्द ही सरकारी नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह ने अस्पताल की सूचीबद्धता समाप्त करने के लिए शासन को एक पत्र भेज दिया है। क्या है मामला, आपको बता देते हैं। दीपमाला अस्पताल के डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा पर आरोप है कि उन्होंने एक मरीज से बदसलूकी की और आयुष्मान योजना के तहत बेहतर इलाज न मिलने का विवादित बयान भी दिया है। इस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जांच के लिए गठित 2 सदस्यीय टीम ने अस्पताल का दौरा करते हुए दस्तावेज और बयान दर्ज किए हैं। ऐसे में एसीएमओ डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया है, हमने वीडियो की समीक्षा की, पाया गया है कि शब्द के डॉक्टर बेहद आपत्तिजनक शब्दों में थे। रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी सौंप दी गई है। दीपमाला अस्पताल का यह मामला अब बड़ा रूप ले चुका है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर के अब तीखी बहस भी छिड़ गई है। जनता की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर है। क्या दीपमाला अस्पताल पर शासकीय कार्रवाई का गाज गिरेगी? जवाब का इंतजार है। दीपमाला हॉस्पिटल में विजिट की थी और जानने का प्रयास किया था कि घटना क्या हुई। वहां से हमने डॉक्यूमेंट लिए हैं और सभी चीजों से ये प्राप्त हुआ, जानकारी हुई है कि मरीज यहाँ पर एडमिट था और जो वीडियो वायरल हुआ था उसका हमने संज्ञान लिया, उनको भी अवगत कराया वीडियो के बारे में और संज्ञान लेते हुए हुए। और उत्तराखंड के डोईवाला क्षेत्र के डाबरा, झबरावाला और खेरी गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन को एक शानदार आईना दिखा दिया है। लंबे समय से यह गांव सुसवा नदी पर पुल निर्माण की मांग कर रहे थे, लेकिन उत्तराखंड राज्य बनने के 24 साल बाद भी उन्हें वह सुविधाएं नहीं मिल पाई जिनकी उम्मीद थी। यहाँ के किसानों और ग्रामीणों के लिए नदी एक बड़ी बाधा बन चुकी थी और वे अब भी कठिन रास्तों का सामना करने के लिए मजबूर थे। जब ये लोग प्रशासन के पास अपनी समस्या को लेकर पहुंचे तो उन्हें वही पुराना जवाब मिला, बजट की कमी है। लेकिन इन ग्रामीणों ने हार मानने की बजाय खुद अपनी तकदीर बदलने का फैसला किया। स्वयं के पैसे से इन्होंने एक अस्थायी पुल तैयार किया और अपनी समस्या का समाधान निकाला। यह पुल न केवल झबरावाला और खेरी गांव को जोड़ता है बल्कि सैकड़ों किसानों को भी बड़ी राहत देने वाला है। पूर्व ग्राम प्रधान परमेंद्र सिंह ने बताया, इस पुल में किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू होने वाला है और किसानों को अपना गन्ना शुगर मिल तक पहुँचाने में खासी दिक्कतें होती थी। अब यह पुल उनकी समस्याओं का समाधान करेगा और उनका काम भी आसान होगा। ग्रामीणों ने साहसिक कदम के लिए ग्राम प्रधान अमरजीत कौर और पूर्व ग्राम प्रधान परमिंद्र सिंह का भी आभार व्यक्त किया है। वहीं ग्रामीणों ने कहा है कि अब रास्ता सरल और सुरक्षित हो गया है। इस पुल ने हमारे लिए जीवन को आसान बना दिया। हमारे गांव ने मिलकर एक बड़ी समस्या का हल निकाला है। अब हमें प्रशासन से कोई उम्मीदें नहीं, हम खुद ही काम कर सकते हैं। देखिए, जब प्रशासन से मदद नहीं मिलती है तो ऐसे बहादुर ग्रामीण अपनी मेहनत और समझदारी से एक नया रास्ता खोज ही लेते हैं। यह घटना हमें यह सिखाती है कि यही सही दशा, संघर्ष और कभी भी मुश्किलों को हराया जा सकता है। ग्राम झबरावाले से खेरी को जोड़ता है और आए साल यह बरसात ज्यादा होने के कारण रास्ता कट जाता है। तो अब पेराई सत्र शुरू हो गया है गन्ने का, जिसमें काश्तकारों को बहुत परेशानी यहाँ से गन्ना लेके जाने में होती है और वैसे भी बहुत पब्लिक यहाँ से डोईवाले के लिए जाती है, क्योंकि अगर हम बुल्लावाले से घूमकर जाते हैं तो 6-7 किलोमीटर हमें एक्स्ट्रा पड़ता है और झबरावाला से खेरी मार्ग होते हुए 3-4 किलोमीटर का एरिया है, तो जल्दी ही डोईवाला पहुंचा जाता है। और गुवाहाटी में 15 नवंबर पुलिस और डिलीवरी एजेंट के बीच में एक गर्मागर्मी की तकरार भी पूरे शहर को चौंका देने वाली थी। जेल रोड ट्रैफिक पॉइंट पर 15 नवंबर को कैमरे में कैद हुई यह घटना एक पुलिसकर्मी की गुस्से से भरी हरकतों और डिलीवरी एजेंट के साथ तीखी बहस का नजारा थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी डिलीवरी एजेंट को बेतहाशा डांटते हुए, मारते हुए दिख रहे हैं, वहीं जबकि डिलीवरी एजेंट बस अपना काम करने की कोशिश कर रहा था और यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया और हर कोई इसे लेकर अब सवाल भी उठा रहा है। वीडियो में दिखता है कि पुलिसकर्मी डिलीवरी एजेंट से कुछ मांग रहा था, लेकिन एजेंट के पास कुछ था ही नहीं। पुलिसकर्मी के गुस्से से हर कोई दंग ही रह गया, क्योंकि वह बिना किसी स्पष्ट कारण के डिलीवरी एजेंट को अपमानित कर रहा था। वहीं डिलीवरी एजेंट ने अपनी स्थिति पर चुप था और पुलिसकर्मी से माफी मांगते हुए शांत होने की कोशिश कर रहा था। यह दृश्य ऐसे हालात को दर्शाता है जब पुलिस और आम नागरिक के बीच स्थितियां तनावपूर्ण हो जाती हैं। यह घटना भी इस बात को याद दिलाती है कि कैसे किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आक्रामकता और टकराव बढ़ सकते हैं, खासकर जब सख्त पेशेवर आचरण की
उम्मीद की जाती है। वीडियो वायरल होने के बाद अब गुवाहाटी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं। ये क्या पुलिस कर्मी की यह हरकत सही थी या ऐसे ही तनावपूर्ण माहौल का परिणाम था जो असहमति और गुस्से से भरा था? और इसके बाद यह सवाल उठता है कि क्या डिलीवरी एजेंट और पुलिस के बीच ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? शहरवासियों के लिए यह मामला अब एक ताजगी से भरी बहस का मुद्दा बन गया। रामपुर जिले में एक प्राइवेट बिजली कर्मी की हत्या से क्षेत्र भर में सनसनी का माहौल है। जावेद नामक युवक की हत्या रस्सी से लटका कर की गई है और हत्या के कारणों का फिलहाल कोई रहस्यमयी बातें सामने बस आ रही हैं। जानकारी के अनुसार हत्या का कारण जावेद के सगे भाई की साली से प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। यह घटना तब सामने आई जब जावेद का भाई अपनी साली को लेकर 2 दिन पहले ही फरार हो गया था। हत्या कहीं और की गई, लेकिन शव को एक दूसरे जगह पर डाल दिया गया। जब शव मिला तो पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति रही। घटनास्थल पर परिजनों और ग्रामीणों को भारी भीड़ जमा हो गई और इस हत्याकांड के बारे में भी जानने के लिए लोग बेचैन नजर आए। स्थानीय पुलिस ने हत्या के इस मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह एक जटिल मामला है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। परिजनों और गाँव वालों ने आरोप भी लगाया कि यह हत्या प्रेम प्रसंग और पारिवारिक रंजिश का परिणाम भी हो सकती है। इस सनसनी की घटना ने पूरे इलाके में एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। क्या प्यार और रिश्तों की ये संधि धारा इंसान को ऐसी जघन्य वारदात करने पर मजबूर और विवश कर सकती है? और कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली क्षेत्र के सकरौली में नेशनल हाईवे 28 पर सुबह घना कोहरा और कमी दिखाई देने की वजह से भयंकर सड़क हादसा हो गया। महज 200 मीटर की दूरी में 8 गाड़ियां आपस में ही टकरा गईं और इस खौफनाक हादसे में 2 ट्रकों के बीच एक बाइक सवार भी जमकर फंस गया, जो बुरी तरह से जख्मी हुआ है। हादसे में एक लंबी दूरी की प्राइवेट बस भी शामिल थी जो ट्रकों से टकराई और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रक का खलासी ट्रक बीच में ही फंस गया था, जिसे निकालने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। घायलों को तुरंत मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेजा गया, जहां बाइक सवार की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस और राहत टीम ने भी मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने का काम शुरू किया। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने कहा है कि कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई थी, जिसकी वजह से दुर्घटना हुई है। ट्रैफिक को नियंत्रण करने की दिशा में पुलिस तत्परता दिखाए, लेकिन घना कोहरा और तेज रफ्तार से वाहन चलते रहे, जो बड़ी दुर्घटनाओं का कारण भी बने। यह घटना एक गंभीर चेतावनी है कि सड़क सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों ने भी सभी वाहन चालकों से अनुरोध किया है कि वे घने कोहरे के समय सड़क पर धीमी गति से चलें और अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल भी रखें। और मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र के शंकर सहाय कन्या इंटर कॉलेज के पास उस वक्त हड़कंप की स्थिति रही जब एक ओवरलोड गन्ने से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर एक ई रिक्शा के ऊपर पलट गया। हादसे में रिक्शा चालक और सवारी की जान बाल बची है। ऐसे में रिक्शा चालक सुनील कुमार ने बताया, जो कि जिगनिया सोनपुर गांव की सवारी लेकर जा रहा था। इस दुर्घटना से पहले ही फुर्ती से रिक्शा से कूद गया। वही सवारी भी सुरक्षित रूप से कूदकर बाहर निकली, जिससे दोनों की जानें बच गईं। हादसे के बाद ट्रैक्टर का चालक ट्रैक्टर और ट्रॉली को छोड़कर ही फरार हो गया, जबकि रिक्शा चालक ने त्वरित प्रतिक्रिया दिखाते हुए पुलिस को सूचना दी। रिक्शा चालक सुनील कुमार ने कहा है कि मैं गरीब हूँ साहब, बस न्याय दिला दो। यह हादसा उस वक्त हुआ है जब ट्रैक्टर चालक बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के ट्रैक्टर चला रहा था, जो यातायात नियमों का उल्लंघन करता था। ट्रैक्टर के पलटने के बाद सड़क पर एक लंबा जाम भी लग गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार ट्रैक्टर चालक की तलाशी जारी है। ऐसे में घटना न केवल सड़क सुरक्षा की गंभीरता को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि हर रोज की दुर्घटनाओं के बीच चालक और सवारी की सावधानी कितनी बेहद महत्वपूर्ण होती है। फतेहपुर जिले के विंदगी कोतवाली क्षेत्र के डी गांव में एक मामूली सा वाद विवाद हुआ और कुछ ही देर बाद बवाल का रूप इसने ले लिया। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ी और बात मारपीट तक पहुंच गई। इस ताजा विवाद में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। मारपीट के इस खतरनाक दृश्य ने पूरे ही गांव में हड़कंप मचा दी और ग्रामीण दहशत में आ गए। स्थानीय पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों घायलों को इलाज के नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि कैसे छोटे मोटे विवादों को बढ़ाकर हिंसा में बदला जा सकता है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए जन जागरूकता और संयम की बेहद आवश्यकता होती है। अब पुलिस की नजरें उन आरोपियों पर भी है जिन्होंने यह घातक हमला किया। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में रात के वक्त एक दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। मेडिकल कॉलेज के चिल्ड्रन वार्ड में अचानक से आग लगी थी, जिससे कि पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। और यह आग इतनी भयावह और भयंकर थी, जिसमें 10 के बाद आज 11वें बच्चे की जान भी चली गई, जबकि 38 बच्चों को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू करते हुए बाहर निकाल लिया गया। इस घटना ने झांसी को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य भर में झकझोर कर रख दिया है।
आज के दौरान NICU न्यूट्रल इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती सभी बच्चों का समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया, क्योंकि यह अस्पताल का सबसे सुरक्षित हिस्सा माना जाता है। हादसे की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान अस्पताल में भीषण धुआं और आग की लपटों के कारण आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी रहा। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन तुरंत कार्रवाई में लग गए। पूरी स्थिति को नियंत्रित किया गया, लेकिन यह हादसा न केवल झांसी बल्कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा चेतावनी संकेत बन गया है। इस दुखद घटना ने अस्पताल सुरक्षा के मानकों पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन अब इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटित हों। मृतक की परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है और यह हादसा स्वास्थ्य सेवा की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा करता है। अब मेरठ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 14 वर्षीय किशोर पर दूसरे किशोर ने धारदार हथियार से हमला ही कर दिया और उसे लहूलुहान कर दिया है। यह वारदात थाना देहली गेट के कोटला मोहल्ले में हुई है और हमले का डरावना दृश्य भी CCTV कैमरे में कैद हो गया है। घटना उस वक्त हुई जब दोनों ही किशोर के बीच किसी बात को लेकर के विवाद चल रहा था। दूसरे किशोर ने अचानक से अपने ही पास रखे धारदार हथियार से हमला कर दिया और सीधे किशोर की गर्दन पर वार किया। इस हमले में किशोर लहूलुहान हो गया और पास खड़े लोग दौड़ दौड़ कर आए और किशोर की जान बचाने लगे। चोटिल किशोर को तत्काल अस्पताल में भी भर्ती कराया, जहाँ उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। CCTV फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि हमलावर ने एक पल में हमला किया और फिर मौके से भाग खड़ा भी हुआ। यह घटना इस बात की गवाह भी है कि कभी कभी छोटी सी बात भी जानलेवा साबित हो सकती है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से समझते हुए जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर बच्चों के बीच इतनी हिंसा का कारण क्या है। वहीं कानपुर के चमनगंज थाना क्षेत्र के मोहम्मद अली पार्क के पास अफरा तफरी का माहौल बन गया है, जब एक मकान से अचानक से भयंकर आग की लपटें उठने लगी। चंद मिनटों में ही आग ने विकराल रूप ले लिया और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना दिया। मकान से उठता हुआ धुआं और भड़कती हुई लपटें इतनी डरावनी थी कि आसपास के लोग अपने घरों को छोड़कर सीधा सड़क पर ही आ गए। आग की खबर लगते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर विभाग और पुलिस को सूचना दी और कुछ ही देर में पुलिस और दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि इसे बुझाने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को घंटों मशक्कत भी करने पड़े। आग बुझाने के दौरान दमकल गाड़ियों ने मकान में फंसे हुए कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिसने राहत की सांसें ले ली। आग लगने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन स्थानीय लोगों का इस पर कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ होगा। इस घटना ने इलाके के लोगों को झकझोर कर भी रख दिया। गनीमत यह भी रही कि समय पर फायर ब्रिगेड पहुंची, वरना हालात और भी गंभीर हो सकते थे। चमनगंज की इस घटना ने एक बार फिर से सुरक्षा उपायों और फायर सेफ्टी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने जांच के आदेश भी दिए हैं, लेकिन मोहम्मद अली पार्क के पास की इस घटना को लोग लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। के सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के होशियारपुर गांव में भाजपा नेता के भतीजे राहुल यादव की दबंगाई ने दहशत का माहौल बना दिया। खुलेआम गुंडई करते हुए राहुल ने पीड़ित युवक के घर पर जमकर फायरिंग की। वहीं कई राउंड गोलियां चलाने से गांव में खौफ का माहौल रहा। पूरी वारदात CCTV कैमरे में भी कैद हुई है, जिससे कि पुलिस के पास ठोस सबूत भी मौजूद है। गोलियों की आवाज सुनकर इलाके के लोग सहम गए और अपनी घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। बताया जा रहा है कि दबंग राहुल यादव ने मामूली विवाद को लेकर अपनी ताकत का खौफनाक प्रदर्शन करते हुए पीड़ित के घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी और इस घटना के बाद गांव में तनाव और डर का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच भी शुरू कर दी। पुलिस का इसमें दावा है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार भी किया जाएगा। वहीं घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है और यह घटना भाजपा नेता के परिवार से जुड़े होने की वजह से खासा तूल पकड़ रही है। लोगों का इस पर कहना है कि अगर पड़ोसी और आरोपी पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई है तो कानूनी व्यवस्था पर भी कई सवाल उठेंगे। फिलहाल पुलिस के साथ साथ प्रशासन पर भी दबाव है कि इस मामले में जल्द न्याय हो। क्या कानून के हाथ इन दबंगों तक पहुंचेंगे? होशियारपुर गांव की ये घटना हर किसी की जुबां पर है और लोगों को अब सख्त कार्रवाई का भी बेहद इंतजार है। यूपी के बिजनौर जिले में भी एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जब एक बुजुर्ग व्यक्ति को अचानक से सांड ने अपनी सींगों से उठाकर सड़क पर पटक दिया। यह घटना उस वक्त हुई जब बुजुर्ग एक व्यस्त बाजार में चल रहे थे और जैसे ही वे सांड के रास्ते पर आए तो बेकाबू सांड ने उन पर सीधा हमला कर दिया। इतनी तेजी से हुआ यह हमला कि आसपास खड़े लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। सांड ने बुजुर्ग को सींग से उठाया और सड़कों पर ही फेंक दिया। वह मौजूद लोग हड़बड़ी में आए और कुछ ही देर में बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सांड को अचानक गुस्सा आया तो क्यों? क्या यह सांड पहले से उग्र था या फिर किसी और कारण से उसने हमला किया है? इस सवाल का जवाब तलाशने की जरूरत है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब सांड ने ऐसी घटना को अंजाम दिया हो। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि शहरों में आवारा जानवरों का बढ़ता आतंक आम लोगों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अब स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो आवारा सांडों को गौशाला तक पहुंचाएं और ऐसे हादसों को रोकने में अपनी सहायता प्रदान कराएं।
फरीदाबाद में एक साहसिक और रोमांचक घटना सामने आई है, जहां एक सुनार की दुकान पर नकाबपोश लुटेरों ने डांका डालने की कोशिश की, लेकिन दुकान मालिक ने अपनी वीरता से उनका मंसूबा नाकाम कर दिया। यह घटना उस वक्त हुई जब दो नकाबपोश चोर दुकान में घुसे और जल्दी से गहनों में भर करके तिजोरी को खोलने लगे थे। तभी दुकान के मालिक ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हुए लुटेरे से भिड़ने का फैसला लिया। उसने चोरों का सामान देखते हुए सामना किया और उनकी योजनाओं को धराशायी भी कर दिया, जिससे कि बौखलाए हुए लुटेरे मौके से फरार हो गए। हालांकि चोरों का यह दुस्साहस देख स्थानीय लोग भी सकते में आ गए, लेकिन दुकानदार की बहादुरी ने सबको हैरान भी कर दिया। इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल कर दी है, जिसमें दुकानदार की वीरता और चोरी की असफलता को दिखाया गया है। फरीदाबाद पुलिस अब चोरी की तलाश में लगी हुई है कि आखिरकार वो कौन से चोर हैं जिनके द्वारा यह अप्रिय घटना की जा रही थी। लेकिन इस घटना ने एक बात तो साबित भी कर दी है कि किसी भी हालत में अपने हक की रक्षा करने वाले व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं। यह घटना न केवल स्थानीय लोगों के लिए एक उदाहरण बनी है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि खतरों से जूझते हुए भी सही समय पर सही कदम उठाना बेहद आवश्यक है। और मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना इलाके में एक और फिल्मी स्टाइल में मारपीट की घटना सामने आई है, जहां दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। यह खौफनाक दृश्य सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है और अब पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे आधा दर्जन से ज्यादा दबंग युवक पर बेल्ट लेकर टूट पड़ते हैं। यह हमला काफी देर तक चलता है। लात घूसों और बेल्ट से युवक को पीटते हुए दबंगों की तस्वीरें डर पैदा करने वाली हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में युवक की चीख पुकार और सुनकर के लोगों का दिल दहला देता है, लेकिन दबंगों का गुस्सा शांत ही नहीं होता। वायरल वीडियो की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जाँच शुरू कर दी। हालांकि यह वीडियो 8 दिन पुराना का बताया जा रहा है, लेकिन जैसे ही यह वायरल हुआ, बुढ़ाना पुलिस हरकत में आ गई। यही वह इलाका है जहां पहले भी इस तरह की मारपीट की वीडियो वायरल हो चुकी है और अब यह सवाल भी उठा रहा है कि आखिरकार कब तक दबंगों के हौसले इसी तरह से बरकरार रहेंगे। बुढ़ाना का यह वीडियो एक बार फिर से समाज में हिंसा और दबंगों की मनमानी को उजागर करता है। पुलिस पर भी दबाव है कि अब इन अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं और इस घटनाक्रम को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई भी की जाए। वहीं 16 नवंबर 2024 को भारत ने एक और महत्वपूर्ण रक्षा उपलब्धि हासिल की है। ओडिशा के तट से दूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से डीआरडीओ ने अपनी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। इस सफलता ने भारत की रक्षा क्षमताओं को एक नया आयाम स्थापित किया है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल भारतीय सशस्त्र बलों की सभी सेवाओं के लिए 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक विभिन्न पेलोड लेकर जा सकती है। यह मिसाइल स्वदेशी तकनीकी से पूरी तरह से विकसित की गई है और इसका उद्देश्य भारतीय सुरक्षा को और अधिक सशक्त बनाना भी है। इसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद की प्रयोगशालाओं के साथ साथ डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं और उद्योग भागीदारों द्वारा विकसित किया गया है। परीक्षण के दौरान डीआरडीओ और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों की उपस्थिति में यह मिसाइल सफलतापूर्वक उड़ान भरने में सक्षम रही, जिससे यह साबित हो गया कि भारतीय तकनीकी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिसाइल निर्माण में भी सक्षम है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आसपास की खबरों के लिए देखते रहें टीवी 100।